एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन की ऑनलाइन भौतिक विज्ञान कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हमारे इस स्थिर विद्युती का ये आखिरी टॉपिक है। हमारी किताब में नाम लिख रखा भी उसका विद्युत क्षेत्र, आवेश व विद्युत क्षेत्र, और मैंने नाम लिख रखा आपका इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। आपको मैंने गाउस के नियम के बारे में जानकारी दे दी, गाउस के नियम के अनुप्रयोग भी पढ़ा दिए थे, लेकिन बीच में टॉपिक छोड़ा था मैंने इसलिए ताकि आप बोर नहीं हो लगातार। आज ये आखिरी टॉपिक है गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। आपको जानकारी तो है कि हम लोगों को जो व्यंजक प्राप्त करना वो आखिर में होता क्या है, पहले ये जानकारी ले लो। आपको पढ़ाया हुआ है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद विद्युत पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों के योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। इसको हम लोग बच्चों क्यू भी लिख देते हैं, फाई बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। तो यह व्यंजक आप लोगों को स्थापित करना है। सारे बच्चे ध्यान से समझना भाई, हमें यह भी ध्यान है कि गाउस के नियम में जो हम लोगों ने फ्लक्स का निर्धारण किया था, जो फ्लक्स निर्गत होता है वह कभी भी पृष्ठ की आकृति, आकार, त्रिज्या, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो विद्यार्थियों, हम लोग हमारी सुविधा के लिए अपनी मर्जी से कैसा भी पृष्ठ ले सकते हैं। जैसे ये पृष्ठ ले लिया मैंने, कैसे भी ले लीजिए। यहाँ पर इस पृष्ठ में कोई बिंदु O है, इस बिंदु O पर विद्यार्थियों Q आवेश स्थित है। ये पृष्ठ जो लिया है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मान लिया हमने, S मान लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे अल्पांशों में बांट लेते हैं। जैसे विद्यार्थियों, यह मैंने एक अल्पांश ले लिया इस पृष्ठ का। इस अल्पांश को क्या बोल दोगे आप लोग, इसका क्षेत्रफल क्या है भाई, ds है। इस अल्पांश पृष्ठ पर विद्यार्थियों कोई बिंदु है P, इस बिंदु P की, कोई बिंदु P मान लिया आपने, इस बिंदु P की आवेश Q से दूरी कितनी है भाई, हमने कह दिया है बच्चों स्मॉल r। मेरी बात आप समझ तो रहे हो, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। गाउस के नियम को हम लोगों को स्थापित करना है, इसकी उत्पत्ति करनी है। आपको बार बार बताया हुआ है कि गाउस के नियम से बच्चों फ्लक्स का जो निर्धारण है वो पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। तो अपने मर्जी से कोई भी पृष्ठ ले लिया हमने। इस पृष्ठ में बिंदु O पर Q आवेश स्थित है। इस पृष्ठ का हमने एक अल्पांश ले लिया, ये वाला ds। इस पृष्ठ में कोई बिंदु P है जिसकी Q से दूरी कितनी है, स्मॉल r है। आप ऐसा करो, मेरे साथ ये चित्र बनाइए। अभी कंप्लीट नहीं है, थोड़ी जगह छोड़ना, क्योंकि यहाँ पर भी डायरेक्शन वगैरह और आएगी। आप लोग चित्र यहाँ तक इतना बना लीजिए, नोट करो भाई। चित्र की भांति किसी बंद पृष्ठ में, चित्र की भांति किसी बंद पृष्ठ में बिंदु O पर आवेश Q स्थित है। चित्र की भांति किसी बंद पृष्ठ में बिंदु O पर आवेश Q स्थित है। इस पृष्ठ के किसी अल्पांश, पृष्ठ का नाम क्या है भाई, S का मतलब इस पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, S है। इस पृष्ठ के किसी अल्पांश ds, ये वाला अल्पांश लिया है, इस पृष्ठ के किसी अल्पांश ds पर स्थित बिंदु P की, अल्पांश ds पर स्थित बिंदु P की आवेश Q से दूरी स्मॉल r है। आवेश Q से दूरी स्मॉल r है। तो विद्यार्थियों, अब आपसे कोई कहे कि इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये अल्पांश कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर। तो इस अल्पांश पर आवेश Q के कारण से जो तीव्रता है उसका मान हमने पढ़ा है, E बराबर क्या होता है, KQ बट्टा r²। जो टॉपिक कराया था ना शुरू मैंने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सामान्य व्यंजक, जिसमें लिखा था हमने बिंदु आवेश के कारण इससे निश्चित दूरी पर तीव्रता का मान। तो नोट कीजिए, अल्पांश की स्थिति पर बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश की स्थिति पर बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्यार्थियों, इसका मान कितना आ जाएगा, वेक्टर E बराबर, ध्यान है आपको, सामान्य व्यंजक E बराबर क्या होता है,
के क्यू बट्टा आर स्क्वायर, तो हम लिख देंगे के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर, और ये आ गया है बच्चों आर क्यूब। आपको इसको स्थापित करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखना है अल्पांश की स्थिति पर बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर इतना माना गया है। बोलो कोई दिक्कत है? अब विद्यार्थियों ये तीव्रता जो मान निकाला है वो तो आ गया, दिशा किधर होती है? हमेशा आवेश को अभिष्ट बिंदु को मिलाने वाली रेखा के दिश। तो इस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यह हो गई है वेक्टर E। अब चूंकि गाउस का नियम हमें स्थापित करना है, तो गाउस के नियम में बच्चों क्या होता है? क्षेत्रफल अल्पांश, जिसको आप ds कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन देखो आपके सामने है, ये तीव्रता की दिशा ये ds है, इसका मतलब वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच में कोई कोण है, ये वेक्टर ds, यहाँ पर वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच में कोई कोण है। इस कोण को आप लोग चाहो तो बोल दीजिए बच्चों थीटा, नहीं कोई जरूरत नहीं है, कोई कौन कोण है, स्पष्ट हो रहा है। लिख लीजिए वेक्टर E का मान लिख लिया ना, वेक्टर E व वेक्टर ds की दिशा चित्र की भांति है। वेक्टर E व वेक्टर ds की दिशा चित्र की भांति है। अब बच्चों आप लोगों को मैंने बात बता रखी है, विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने हेतु क्या खींचते हैं? विद्युत बल रेखाएं। और आपको यह भी बता रखा है कि किसी भी अल्पांश से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये बल रेखाएं किससे होकर गुजर रही है? अल्पांश से। इसका मतलब ये जो अल्पांश रूपी पृष्ठ है ds, इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना आ जाएगा? चूंकि ये अल्पांश इसका भाग है, तो आप लोग जो फ्लक्स को लिखते हैं ना फाई, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? डी फाई लिखेंगे। नोट करो, अल्पांश पृष्ठ ds से, अल्पांश पृष्ठ ds से निर्गत विद्युत फ्लक्स, अल्पांश पृष्ठ ds से निर्गत विद्युत फ्लक्स, बोलो क्या हो जाएगा? डी फाई बराबर वेक्टर E डॉट ds, वेक्टर E डॉट ds। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है? वेक्टर E डॉट ds, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए आप लोग, डी फाई बराबर वेक्टर E डॉट ds। अब आपको क्या करना है? समीकरण 1 का प्रयोग कहां कर दोगे? समीकरण नंबर 2 में। देखो समीकरण 1 का प्रयोग समीकरण 2 में करने पर, समीकरण 1 का प्रयोग समीकरण 2 में करने पर यह वैल्यू आ जाएगी, और डी फाई बराबर, देखो बेटा वेक्टर E की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर आर केप डॉट वेक्टर ds। आ रही बात समझ में? आर केप का मतलब क्या है भाई? एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है? 1। तो ये क्या हो गया अपने आप में? आर केप डॉट ds ए डॉट बी के रूप में आ गया। ए डॉट बी का मतलब क्या होता है? ए बी कोस थीटा। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो यह आ जाएगा, और डी फाई बराबर, ध्यान से समझना भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ गया अपने आप में 1 डॉट ds, ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा, तो क्या आ जाएगा? 1 ds कोस थीटा। एक को लिखने की जरूरत नहीं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ds कोस थीटा। थीटा का मतलब क्या है? आपके सामने है वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच का कोण, ये कोण है थीटा। चित्र में भले दिखाओ तो दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आ जाएगा आपका कोण थीटा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। डी फाई बराबर आ गया है, इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ये आ जाएगा, और डी फाई बराबर 1/, या ये लिख दीजिए क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोष्टक में आ गया है ds कोस थीटा बट्टे आर स्क्वायर। इसको बच्चों समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। अब यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात समझने वाले हैं। ये आया है ds कोस थीटा बट्टे आर स्क्वायर। आप लोगों को यदि याद है तो कक्षा 11 में मैंने आप लोगों को जब वीमा वाला चैप्टर पढ़ाया था, उस समय आपको मैंने पूरक मात्रक जब बताए थे,
तब आपको मैंने कहा था एक तो पूरक राशि क्या थी भाई, रेडियन, एक क्या थी, स्टेरेडियन। रेडियन का मतलब तो क्या था, तलीय कोण से था, और स्टेरेडियन का मतलब किससे था, ठोस कोण से। तो देखो बेटा ध्यान देना, ये जो अल्पांश है ds, इस अल्पांश द्वारा बिंदु O पर बनने वाला घनकोण ये हो गया। आपको घनकोण की परिभाषा याद है ना, गोले के पृष्ठ का, उस समय गोला लिया था अपन ने, गोले के पृष्ठ का एक भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है के द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण स्टेरेडियन कहलाता है। एक स्टेरेडियन की परिभाषा मैंने बताई थी आपको उस समय। तो यहां पर बच्चों ध्यान देना भाई, ये ds cos थीटा बट्टे r स्क्वायर, साधारण सी बात है, जब तलीय कोण की बात आती है तो हम तो क्या करते हैं उस समय, तो चाप बट्टे त्रिज्या ds बट्टे r। जब ठोस कोण की बात आती है तब आप इसको बोलते हैं ds बट्टे r स्क्वायर। तो बेटा ध्यान देना, ये ds cos थीटा बट्टे r स्क्वायर क्या हो गया है, इस अल्पांश ds द्वारा बिंदु O पर बनाया गया घन कोण या बोल दीजिए ठोस कोण। अब मेरे साथ नोट कीजिए, यहां यह महत्वपूर्ण बात है, गणित में भी आपके बार बार काम में आती है, फिजिक्स में आपको कक्षा 11 मैंने क्लियर करा रखा है। यहां ds cos थीटा बट्टे r स्क्वायर अल्पांश ds द्वारा बिंदु O पर बनाया गया घन कोण, इसको आप लोग चाहे d ओमेगा लिख दीजिए, एक निशान इसके लिए यह भी होता है, आपकी जो मर्जी है वो लिख दीजिए। यहां ds cos थीटा बट्टे r स्क्वायर अल्पांश ds द्वारा बिंदु O पर बनाया गया घन कोण है। आ रही मेरी बात समझ में? यहां ds cos थीटा बट्टे r स्क्वायर अल्पांश ds द्वारा बिंदु O पर बनाया गया घन कोण है। तो विद्यार्थियों यह वैल्यू आ जाएगी d फाई बराबर q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पर क्या आ गया है, ये d ओमेगा। समीकरण नंबर 4, d ओमेगा का मतलब क्या है, अल्पांश ds द्वारा बिंदु O पर बनाया गया घन कोण। अब विद्यार्थियों हम लोगों को किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करनी है संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। ये तो आया है अल्पांश से निर्गत फ्लक्स, हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठ, लिख दीजिए अतः है संपूर्ण पृष्ठ हेतु, अतः है संपूर्ण पृष्ठ हेतु। इसको क्या कर दोगे आप लोग, समीकरण 4 को इंटीग्रेट कर देंगे। संपूर्ण पृष्ठ हेतु यह आ जाएगा इंटीग्रेशन d फाई बराबर दाएं पक्ष में आ गया q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नोट d ओमेगा, यहाँ पर लिख देना संपूर्ण पृष्ठ के लिए, और पृष्ठ कैसा है, बंद पृष्ठ। आ गया भाई, इंटीग्रेशन d फाई बराबर समीकरण 4 के दाएं पक्ष को भी समाकलन कर दिया, बाएं पक्ष में तो क्या आ जाएगा, फाई बराबर, देखो दाएं पक्ष में q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले लीजिए, q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट, और अंदर रह गया विद्यार्थियों सरफेस इंटीग्रल d ओमेगा। ये समीकरण नंबर 5। बोलो किसी छात्र या छात्रा की दिक्कत है? अब विद्यार्थियों यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि हम इसका समाकलन क्या लिखें। आप लोगों को कक्षा 11 में मैंने लिखवाया था, कक्षा 11 में मैथ्स वाले सर ने भी आपको पढ़ा रखा है। ये जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ये जो d ओमेगा समाकलन के भीतर है, इसका मतलब क्या है, आपको साधारण सी बात याद रखनी है, आकाश में किसी भी बिंदु पर बनने वाले घनकोण का मान कितना होता है, 4 पाई। या यदि आप इस रूप में याद नहीं रख सकते तो ध्यान रखना, किसी भी बंद पृष्ठ द्वारा पृष्ठ के भीतर किसी बिंदु पर बनने वाले घनकोण का मान, क्योंकि ये जो घनकोण वाले कॉन्सेप्ट है वो कक्षा 11 में मैंने आपको बता रखी है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर इसके आगे, हम जानते हैं किसी भी बंद पृष्ठ द्वारा पृष्ठ के भीतर, हम जानते हैं किसी भी बंद पृष्ठ के द्वारा पृष्ठ के भीतर किसी भी बिंदु पर बनने वाले घन कोण का मान 4 पाई होता है। हम जानते हैं किसी भी बंद पृष्ठ द्वारा पृष्ठ के भीतर किसी बिंदु पर बनने वाले घन कोण का मान 4 पाई होता है। इसको घन कोण भी बोलते हैं बच्चों, इसको ठोस कोण भी बोलते हैं, एक ही बात है।
आप लोग ये भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी ये बात लिखवाई है उसकी जगह ये भी कह सकते हैं, आकाश में किसी भी बिंदु पर बनने वाले घन कोण या ठोस कोण का मान कितना होता है, 4 पाई। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, यह वैल्यू आ जाएगी और फाई बराबर क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर क्या आ गया, आकाश में किसी भी बिंदु पर बनने वाले घन कोण का मान बोलो कितना है, ये आ गया बच्चों 4 पाई। ठीक है भाई, इसको सरल करेंगे तो विद्यार्थियों फाई बराबर आप देख रहे हैं 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई बराबर क्या आ गया, क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। देखो बच्चों, आपने किसको प्राप्त कर लिया, जो आप चाहते थे, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति चाह रहे थे, तो गाउस का नियम स्थापित हो गया। तो बच्चों, आज मुझे खुशी हो रही है कि इस टॉपिक के खत्म होते ही हमारा जो पहला चैप्टर है NCERT आधारित कक्षा 12 का सत्र 2021 के लिए हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया है। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।